प्रिय विद्यार्थियों, यह तस्वीर है मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। हिंदी कथा लोक को यथार्थ के धरातल पर उतारकर मानव जीवन की सच्चाइयों से जोड़ा। आज हम कथा साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की। आज से लगभग 104 साल पहले सन 1918 में सेवा सदन उपन्यास की रचना हुई थी। प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी इन दोनों भाषाओं में उपन्यास लेखन किया है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला मौलिक उपन्यास माना गया। यह उपन्यास सन 1918 में पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न नाम से लिखा गया था, जो हिंदी में सेवा सदन नाम से पहले प्रकाशित हुआ और इसका उर्दू रूप बाद में प्रकाशित हुआ। इसके लेखन की कथा भी बड़ी दिलचस्प है। कहानी लिखते लिखते कैसे मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लिख गए, जिसका संकेत 24 जनवरी 1917 को प्रेमचंद द्वारा दया नारायण निगम को भेजे गए एक पत्र में मिलता है, जिसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि मैं आजकल एक किस्सा लिखते लिखते नावल लिख चला, कोई 100 सफ़े तक पहुंच चुका हूं। इसी वजह से छोटा किस्सा न लिख सका। अब इस नावल में ऐसा जी लग गया है कि दूसरा काम करने को जी ही नहीं चाहता। किस्सा दिलचस्प है और मुझे ऐसा ख्याल होता है कि अब की बार नावल नवीसी में भी कामयाब हो सकूंगा। ये पत्र और इस पत्र में यह चर्चा बाज़ारे हुस्न की है, जो हिंदी में सेवा सदन नाम से हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाता है। इसकी प्रशंसा से प्रेमचंद भी बहुत अभिभूत थे। 25 अक्टूबर 1919 को दया नारायण निगम जी को ही उन्होंने फिर एक पत्र लिखा, जिसमें उनकी खुशी, उनका संतोष इस तरह से प्रकट हुआ। इस पत्र में उन्होंने लिखा, किससे शायद मैं लिखूं या न लिखूं, आजकल बाज़ारे हुस्न की सफाई पर नए नावल की तसनीफ में बेहद मसरूफ़ हूँ। बाज़ारे हुस्न का गुजराती तर्जुमा शाया हो रहा है। हिंदी में लोग इसे बेहतरीन नावल ख्याल करते हैं। तो छात्रों, इस तरह प्रकाशित होते ही सेवा सदन ने हिंदी उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद को स्थापित कर दिया। प्रेमचंद ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य को कल्पना की बुनियादी भूमिका से उतारकर जीवन के खरेपन से जोड़ा। उन्होंने घोषणा की कि साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं, जीवन का दर्पण है, और इसलिए उन्होंने कथा साहित्य को तिलस्मी यारी दुनिया से निकालकर जीवन से सीधा साक्षात्कार कराते हुए यथार्थ से संपृक्त किया। यथार्थ को साहित्य की वर्ण वस्तु के रूप में प्रतिष्ठापित किया। समाज की गति, संघर्ष और बेचैनी को साहित्य में अभिव्यक्त करके अपने समय और उसके अहम सरोकारों को बखूबी पहचाना। इस तरह उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन पैदा किया। सत्य और असत्य का संघर्ष ही मूलतः प्रेमचंद के कथा साहित्य का आधार है। यथार्थवादी दृष्टि से उन्होंने समसामयिक जीवन की विषमताओं और विसंगतियों को उद्घाटित किया। उनके कथा साहित्य में सामयिकता का प्रबल आग्रह है। अपने समय संदर्भों से जुड़कर ही प्रेमचंद अपने उपन्यासों की विषय वस्तु तलाशते हैं। इसलिए उपन्यास साहित्य को भारतीय जीवन का सबसे बड़ा प्रामाणिक कोश मानते हैं, और लोगों ने भी प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य को भारतीय जीवन का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक कोश माना। हम आगे सेवा सदन उपन्यास की कथा वस्तु, उसकी अंतर्वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। सेवा सदन उपन्यास की चर्चा को इस संदर्भ में आगे बढ़ाने से पहले मैं उपन्यास के एक दो अंशों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सेवा सदन उपन्यास का पहला ही अवतरण है, जिसमें प्रेमचंद इस तरह लिखते हैं, पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने न दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रिय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी स्त्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय
वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि वह जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। इसी उपन्यास में आगे कृष्णचंद्र के इस मनोभाव को प्रेमचंद इस तरह विस्तार देते हैं। उन्हीं का अवतरण है, धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हाल भी देख चुका, अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वतें लूंगा, यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही, आज मैं भी वही करूंगा जो सब लोग करते हैं। छात्रों, इन दोनों अवतरणों को एक साथ पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस उपन्यास की कथा संरचना ईमानदार दरोगा कृष्णचंद्र के भ्रष्ट बन जाने की है। उसकी 25 वर्षों की ईमानदारी को सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक कुरीतियों के कारण ही ग्रहण लग जाता है और उसके मन में नैतिकता और अनैतिकता का द्वंद्व भी मिट जाता है। यानी सामयिक युग की जटिल परिस्थितियों से इस उपन्यास की संरचना होती है। तत्कालीन जीवन की विसंगतियां इस उपन्यास के मूल में हैं। सामयिक युग के दबावों और तनावों को झेलने वाले मध्य वर्गीय चरित्रों के जीवन की घटनाएं और प्रसंग इस उपन्यास की कथा को विस्तार देते हैं। अमृत राय ने इस पर अपनी बात करते हुए लिखा है कि बाजारे हुस्न में मुंशी जी को अपनी जमीन मिल गई है। समाज में जितनी बेईमानी है, ढोंग ढकोसला है, उन पर चोट करने वाले किस्से लिखना ही उनकी अपनी बात होगी। आज प्रकाशन बाजार में सेवा सदन उपन्यास अनेक प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित हो चुका है और उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर आपको ये पंक्तियां पढ़ने को मिलेंगी। दहेज और अनमेल विवाह से त्रस्त होकर वैश्या बनी सुमन को सेवा सदन के द्वारा सद्गति पाने की हृदय विदारक कथा। कृष्णचंद्र के व्यक्तित्व की झलक से शुरू होने वाला यह उपन्यास वस्तुतः उनकी बेटी सुमन पर केंद्रित है। इस उपन्यास की संक्षिप्त कथा यह है कि दरोगा कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी गंगाजली की 2 पुत्रियां हैं, सुमन और शांता। कृष्णचंद्र बहुत ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। पत्नी और बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में वो पैसे की चिंता नहीं करते थे, ईमानदार थे, इसलिए बचत नहीं कर सके। उनकी बड़ी पुत्री सुमन एक बेहद चंचल प्रकृति की सुंदर लड़की थी, जिसे आभूषणों और श्रृंगार का बेहद चाव था, जैसे कि आम हिंदुस्तानी लड़कियों को होता है। विवाह योग्य होने पर कृष्णचंद्र को सुमन के विवाह की चिंता तो सता रही थी, साथ में उसके साथ दहेज की चिंता भी सताने लगी और दहेज का दानव उनकी ईमानदारी को निगल गया। विवश होने पर उन्हें रिश्वत लेनी पड़ी। रिश्वत लेने की आदत नहीं थी, इसलिए पकड़े भी गए और पकड़े जाने पर 5 साल की जेल की सजा भी काटनी पड़ी। उनकी पत्नी और बच्चों को एक विकट स्थिति झेलनी पड़ी और इस विकट स्थिति में उनकी पत्नी दोनों बेटियों के साथ अपने भाई के घर चली गई। वहां उन्हें शरण मिली। पूरा परिवार दूसरे घर का आश्रय लेने के लिए बाध्य हुआ। सुमन के मामा जी ने उसका विवाह एक अयोग्य वर गजाधर से कर दिया। मामूली तनख्वाह पाने वाले गजाधर की उम्र, व्यक्तित्व, रुचियों और विचारों का सुमन से कोई तालमेल नहीं था। सुविधाओं में पली सुमन को आर्थिक अभाव का सामना भी करना पड़ा। दाम्पत्य में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक था। पास में रहने वाली वेश्या की भौतिक संपन्नता ने सुमन के भीतर भौतिक सुख साधनों और लालसा को बढ़ा दिया। सुमन भोली की बातों में आ गई और भोली की बातों में आ जाने के कारण उसके मन में हलचल मच गई। इधर गजाधर, जो कि सुमन का पति था, उस पर अधिकार जमाए रखना चाहता था। उसे अपने अधीनस्थ बनाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। वो सुमन पर अविश्वास करने लगा। पद्म सिंह वकील की पत्नी सुभद्रा से भी सुमन का मेलजोल बढ़ने लगा। चुंगी चुनाव जीतने पर वकील साहब ने अपने घर पर भोली का मुजरा कराया और मुजरे के बाद भोली के प्रति सुमन का रुझान और बढ़ गया। वो घर देर से पहुंची। घर देर से पहुंचने पर विश्वास के कारण पति के द्वारा घर से निष्कासित कर दी गई। ऐसी स्थिति में उसे सुभद्रा के घर में शरण मिली
और जिसका परिणाम यह हुआ कि गजाधर ने पद्म सिंह को बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप पद्म सिंह सुमन को अपने घर में नहीं रख सके, जिसके कारण सुमन को भोली के घर में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद उसके विडंबनापूर्ण वेश्या जीवन की शुरुआत होती है। सुमन के द्वारा वेश्या जीवन को अपनाने पर पद्म सिंह अपने को दोषी मान बैठते हैं और आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। आत्मग्लानि इस कदर बढ़ जाती है कि वो सुमन के जीवन का उद्धार करने की सोचने लगते हैं। अपने मित्र विट्ठल दास की सहायता से सुमन के जीवन के उत्थान का प्रयास करते हैं। विट्ठल दास सुमन को स्वावलंबी बनाकर सम्मान के साथ उसके जीवन जीने की स्थितियां पैदा करना चाहते हैं और पद्म सिंह की आत्मग्लानि सीमा तक पहुंच जाती है कि वेश्याओं के कल्याण के लिए वो आंदोलन चलाते हैं, वेश्या समस्या के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस बीच सुमन की छोटी बहन शांता का विवाह सदन सिंह से तय होता है, लेकिन सदन सिंह के पिता को जब यह पता चलता है कि शांता की बहन सुमन वेश्या है, तो बेटे की मर्जी की परवाह किए बिना वे बारात को वापस लौटा लाते हैं। सुमन के पिता उसके वेश्या बनने का जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं और गजानंद नाम से साधु बनकर पश्चाताप और परिष्कार की चेष्टा करते हैं। पद्म सिंह और विट्ठल दास शांता को सुमन के साथ एक विधवा आश्रम में ले गए। सदन सिंह वेश्यागमन का विरोधी था, इसलिए शांता से विवाह कर लेता है। शांता के पुत्र होने पर उस घर में सदन के माता पिता आ जाते हैं और माता पिता के आ जाने पर सुमन बेहद उपेक्षित हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसे सदन का घर भी छोड़ना पड़ता है। अंत में सुमन अपने साधु पति की कुटी में पहुंचकर सेवा का मार्ग अपनाती है। समाज से पीड़ित नारी जाति के कल्याण की भावना से भरकर अपने शेष जीवन का निर्वाह करती है। इस तरह कृष्णचंद्र की कथा समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति के कारण बेटियों के पिता की त्रासदी की कथा है, नारी समाज के उत्पीड़न की कथा है, अनमेल विवाह से उत्पन्न नारी के जीवन में पैदा होने वाली जटिलताओं की कथा है, जीवन की विवशताओं के कारण नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त वेश्याओं की कथा है। छात्रों, सेवा सदन का जो रचनाकाल है, अगर आप उसे देखें तो वह समाज सुधार आंदोलनों के गति पकड़ने का समय है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि के आंदोलन उस समय चल रहे थे। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री समस्याओं के समाधान की दिशा में सोच विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। सुधारवादी आंदोलनों ने स्त्री पराधीनता को संवेदनशीलता के साथ देखा, नारियों में स्वाधीनता के विभिन्न परिपार्श्वों को जगाया, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के प्रश्न को स्त्री स्वत्व के सवालों से जोड़कर देखा। दरअसल तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों ने लोगों को स्त्रियों के सामाजिक हितों को मानवतावादी दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक विषमताओं की शिकार नारी के जीवन पर मानवीय दृष्टि से विचार किया जाने लगा था। सामंतवादी जकड़न के विरुद्ध नारी के उद्धार की संभावनाओं को कई कोणों से तलाशा जा रहा था। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, वैश्या उन्मूलन जैसी समस्याओं पर विचार किया जा रहा था। तत्कालीन पत्रिकाएं स्त्री स्वत्व के सवालों को उठाकर नारी चेतना को जगा रही थी। उस समय स्त्री की समस्याओं पर बहस कोई मजाक नहीं था, बल्कि वो एक गंभीर विमर्श का विषय था। स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, नारी स्वातंत्र्य, विधवा विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा वैश्या उन्मूलन जैसे मुद्दे बड़ी गंभीरता से उठाए जा रहे थे। इस तरह राष्ट्रीयता के सुदृढ़ भवन निर्माण की नींव रखते हुए इस सुधारवादी काल में राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन की चेतना पैदा की जा रही थी।
इसी परिवेश में, इसी परिदृश्य में प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास लिखा। यह कहा जा सकता है कि सेवा सदन के केंद्र में वस्तुतः नारी जीवन की व्यथा कथा है। दहेज की कुरीति के कारण होने वाले अनमेल विवाह की भयावह परिणति से वैश्या बनी सुमन की जीवन का मार्मिक दस्तावेज है यह उपन्यास। कृष्णचंद्र का चरित्र हो या उनकी बेटियों सुमन और शांता का, ये चरित्र अपने समय के, अपने समाज के जीवन के जीते जागते चरित्र हैं। समाज से उठाए गए वास्तविक चरित्रों को अपने कथा विन्यास में प्रेमचंद इस तरह पिरोते हैं कि जीवन वास्तविकता के साथ उद्घाटित हो जाता है। इंद्रनाथ मदान को एक पत्र लिखा था प्रेमचंद ने, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे अधिकांश चरित्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं, गो उन्हें काफी अच्छी तरह पर्दे में ढक दिया जाता है। जब तक किसी चरित्र का कुछ आधार वास्तविकता में ना हो, तब तक वह छाया सा, अनिश्चित सा रहता है, उसमें विश्वास पैदा करने की ताकत नहीं आती। यानी प्रेमचंद ये कहते हैं कि वो वास्तविक जीवन से चरित्रों को उठाते हैं और उन चरित्रों को इतनी सच्चाई के साथ अपनी कथा विन्यास में पिरोते हैं कि उसमें यह संदेह न रहे कि ये चरित्र सच है या नहीं। आचार्य रामविलास शर्मा सेवा सदन उपन्यास की समस्या को स्त्री की स्वाधीनता की समस्या से जोड़ करके देखते हैं। वो इस पर जो बात कहते हैं उससे निष्कर्ष निकल करके आता है कि भारतीय नारी की पराधीनता पर प्रेमचंद की बड़ी स्पष्ट दृष्टि थी। नारी समाज का सबसे दलित अंग, जो कि राष्ट्रीय पराधीनता और घरेलू दास्ता दोनों के बीच में पिस रहा था, और उस समय नारी स्वाधीनता के लिए स्वयं हाथ हिला रही थी, और प्रेमचंद ने इस परिवर्तन को सबसे पहले देखा, उसका स्वागत किया और उसको बढ़ावा दिया। इसी संदर्भ में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य रामविलास कहते हैं प्रेमचंद के उपन्यास के संदर्भ में कि हमारे समय के कितने नाटक, कितने उपन्यास नारी के आत्मबलिदान, उसके पति सेवा पर नहीं लिखे गए, लेकिन कितने लेखकों ने उसकी निस्सहायता, पराधीनता, उसके साथ पशुओं और दासों जैसे व्यवहार पर नजर डाली थी। जाहिर है रामविलास जी कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद पराधीन नारी की शोचनीय दृष्टि को अपनी खुली आंखों से देख रहे थे और ये अनुभव कर रहे थे कि रूढ़ियों और वर्जनाओं से मुक्त होकर ही नारी के विकास की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। नारी के विकास की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। भोली बाई द्वारा लोहे की जंजीर को तोड़ने का जो जिक्र सुमन से होता है, वो सुमन को आंदोलित कर देता है। सेवा सदन में वेश्या भोली बाई सुमन से कहती है, उसी के शब्द हैं, यहाँ गाने को कौन पूछता है, द्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चलती है गजलों की धूम, दो चार ठुमरियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं, बस फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए। सो खुदा ने ये दोनों ही बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। यहां लोहे की जंजीर को तोड़ने की बात है, यानी लोहे की जंजीर समाज की वर्जनाओं, प्रतिबंधों को तोड़ना। सेवा सदन में एक वेश्या जीवन की समस्या को यथार्थ के धरातल पर बेहद मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचंद के अनुसार वेश्या भी इस समाज का अंग है। परंपरागत मान्यताओं और रूढ़ियों के कारण उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है। समाज सुधार की भावना के कारण प्रेमचंद बेहद संवेदनशील दृष्टि से वेश्या के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करते हैं। सुमन की व्यथा कथा के बड़े मार्मिक पन्ने इस उपन्यास के इन दो अंशों से स्पष्ट होते हैं। पहला अंश है, संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है और कोई नहीं सह सकता। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूं। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख मनुष्य से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी
मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिसका निरादर होना चाहिए उसका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थी, मगर इस आग से मैं मन ही मन जलती थी, कभी अपने भावों को प्रकट नहीं किया। संभव था कि कालांतर में यह अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पद्म सिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो दुर्गति हुई वह आप जानते ही हैं। पद्म सिंह के घर से निकलकर मैं भोली बाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी मैं कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में कूदना पड़ा। यद्यपि इस काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन था, पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपनी शक्ति की रक्षा करूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी। दूसरा अंश था, वह सुमन थी, पर कितनी बदली हुई। न वह लंबे लंबे केश थे, न वह कोमल गात, न वह हंसते हुए गुलाब के होंठ, न वह चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, न वह बनाव सिंगार, न वह रतन जड़ित आभूषणों की छटा। वह केवल सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता थी और मुख से नैराश्य और वैराग्य का भाव झलकता था। ये दो अंश उपन्यास के एक भिन्न मनस्थिति की सुमन के जीवन की मार्मिकता को अंकित कर देते हैं। अधिकांश आलोचकों ने सेवा सदन को सुमन की कथा मानकर वैश्या उन्मूलन की समस्या से ही जोड़कर देखा है। निश्चय ही समस्या पर उपन्यास में गंभीरता से विचार किया गया है और समाधान के संकेत भी हैं। पद्म सिंह समाज सुधार की दृष्टि से म्युनिसिपैलिटी में वेश्याओं के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं और उनके प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। दूसरा बिंदु, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। तीसरा बिंदु, वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालत में खुले स्थानों में ना हो। ये समूचे प्रस्ताव पाठकों के द्वारा वेश्याओं के प्रति घृणा या तिरस्कार के सूचक न समझे जाएं, इसलिए पद्म सिंह के माध्यम से प्रेमचंद ने अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है। जहां वो इस उपन्यास में आगे कहते हैं, हमने वेश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं और उनके जीवन को सुधारें, और यह तभी हो सकता है जब वे शहर से बाहर दुर्व्यसनों से दूर रहें। निश्चय ही इस समाधान का सीधा संबंध अगर आप देखें तो तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों से जुड़ जाता है। समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। वर्तमान युग में जब स्त्री विमर्श के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चिंतन हो रहा है, मानवतावादी समाजशास्त्र की रोशनी में स्त्रियों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है, स्व की चेतनता के विविध रंग खुलकर बिखर रहे हैं, स्त्री के अधिकारों की चेतना को बहुत व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है, तब यह समाधान मुझे लगता है कुछ पाठकों और आलोचकों को रुचिकर नहीं लगेगा। एक और बात इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद सामंती समाज में शोषण के पैने औजारों को भी दिखाते हैं। समाज में विसंगतियों को पैदा करने वाली विकृतियों को वैश्या जीवन की विडंबनाओं से जोड़कर बेनकाब करते हैं। वैश्या समस्या पर उनके इस कथन से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है जब वो इस उपन्यास में ये वाक्य रच रहे हैं, हमें वेश्याओं को पति समझने का कोई अधिकार नहीं, यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। हमारे शिक्षित समुदाय की बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में जो चहल पहल है, चकलों में जो रौनक है, यह मीना बाजार हम लोगों ने सजाया है। ये चिड़ियां हम लोगों ने ही फंसाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती कर्मचारी, अन्यायी महाजन
स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवा और कहां जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत, सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी, ये चिड़िया उड़ जाएंगी, पहले नहीं। वस्तुतः इस उपन्यास का कथ्य कई स्तरों पर घटित होता है। यह भारत के मध्यवर्गीय जीवन के काले उजले दोनों पक्षों को सामने रखता है। मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, आशाओं, सपनों को उद्घाटित करता है। उनके जीवन के हर्ष और विषाद की स्थितियों के बीच उनके जीवन की जटिलताओं से भी साक्षात्कार कराता है। यह उपन्यास भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अंगुली रखता है। यह उपन्यास भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अंगुली रखता है। छात्रों, आज सेवा सदन पर अपनी बात को यही विराम देती हूँ। सेवा सदन की अगली कड़ी में कुछ और पक्षों को आपके सामने रखूंगी। नमस्कार।